हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी ये चौथी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। साथियों, जो पिछली प्रैक्टिस सेट है वो साथियों 10 से 15 मिनट के बीच की है, जो कि आपके यहाँ पे 5 से 6 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाई गई है, जो कि एक सरल ढंग से जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीटेट आप एक अच्छे स्कोर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब पहला प्रश्न देखते हैं। हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद उसकी हम व्याख्या देखेंगे, किस प्रकार से इसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, बच्चों के द्वारा जो त्रुटि की जाती है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए, पहला विकल्प देखते हैं। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक जो है शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। देखिए, बिल्कुल सही है साथियों, ये एकदम राइट है, क्योंकि जब कोई जो है बच्चा त्रुटि करता है और उसको हम सुधार नहीं सकते हैं, तो ये जो है इंडिकेट करता है कि शिक्षक की जो पढ़ाने की जो शैली है या शिक्षक की जो शिक्षण शैली है, टीचिंग स्किल है, वो साथियों यहाँ पे सही नहीं है। इसलिए बच्चे की जो त्रुटियां हैं उसको जो है सुधारा नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो व्याख्या दिया गया है, व्याख्या भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे व्याख्या, यदि एक शिक्षक कक्ष में शिक्षक सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं तो इसका संकेत यह है कि शिक्षक की व्यवस्था में असफल है। देखिए, बिल्कुल मैंने यही ऑप्शन आपको ए जो है राइट बताया था, क्योंकि यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम्स जो है सबसे अच्छी है। देखिए, जब नर्सरी कक्षा में शुरुआत की जाती है किसी बच्चे में, तो वो यहाँ पे मेरा परिवार या माई फैमिली जो है यहाँ पे एक जो है विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्यों ये विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है मेरा परिवार। तो यहाँ पे कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार जो है विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। इसलिए जो है ये नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। देखिए, जो प्राइमरी क्लास है उसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है क्रिएटिविट करने के लिए, सॉरी साथियों, यहाँ पे निर्मित करने के लिए या क्रिएटिव करने के लिए जो है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे साथियों शिक्षक को जो है ये यहाँ पे विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य जो है यहाँ पे सुनिश्चित करने चाहिए। एक शिक्षक का ये साथियों कर्तव्य होता है कि वो सभी बच्चों को लेकर चलता है। ये हम समावेशी कक्षा में के द्वारा हम जो है चाहे दिव्यांग हो, पिछड़े हों, सभी बालक को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों के बीच में विभेद नहीं करना है, प्रत्येक बच्चों के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पे करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे
एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह स्व को वाज इंक्लूड को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। देखिए एक बच्चा है जो यहाँ पे बताना है कि वो बच्चा जो है वो स्व को वाज पढ़ रहा है, अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो उसमें जो है ये अंतर डिफरेंट नहीं कर पा रहा है। तो वो किस रोग से ग्रस्त है? तो वो साथियों यहाँ पे डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान जो है कम होता है, जिससे बालक कक्षा के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर पाता और सा को सा के स्थान पर वाज यहाँ पे लिख सकता है। तो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्य साथियों कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए जब कोई बालक जो है उसकी समस्या समाधान को, जैसे उसकी जो समस्या समाधान की जो उपागम होती है या विधि कह लेते हैं, उसका विशेष चिन्ह क्या होता है? तो उसका विशेष चिन्ह होता है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी की यहाँ पे आपको विशेषता बताना है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी या गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कौन सी विशेषता होती है? तो वो स्वयं से निर्णय लेने के लिए और आत्मनिर्भर यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तब व्याख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की व्याख्या, प्रतिभाशाली छात्र सदैव अपने निर्णयों में जो है यहाँ पे आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए जो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें कौन कौन से चरण आते हैं? तो उसमें साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहले पूर्व प्रक्रमण आता है, उसके बाद श्रेणीकरण आता है, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन आता है, उसके बाद यहाँ पे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन कराए गए साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट जो कि 7 क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो सीटेट की, दिसंबर सीटेट, उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनकी भी तैयारी हो सके और सीडीपी में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। आपको बता दें कि मेरा सीडीपी में साथियों यहाँ पे आउट ऑफ 30 में 29 नंबर यहाँ पे थे। तो इसलिए मैं इसको आप लोग को कुछ लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो के जो प्रैक्टिस सेट है लेकर आऊँगा, और ऐसे ही सरल व्याख्या के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।